Good morning, 11th class. So we are on chapter number 2 of history, writing and city life. We have done the major part of the chapter. We have talked about the civilization, their achievements, why is this a great civilization, kahan iski location, and many important things about this civilization. Specifically, हमने दो important cities के बारे में भी पढ़ लिया है in detail, Ur and Uruk. So today we will be studying about the third important city of the Mesopotamian civilization, and this is the city of Mari. अब इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो अबाउट 2000 BCE हम देखेंगे कि ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो गया था, ठीक है. If you can see its location on the map on your screen and even in your book on page number 41, तो आप देखोगे कि दिस एरिया डज नॉट लाई बेसिकली ऑन द सदर्न प्लेन, जो कि हाई प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरिया थी, वहां नहीं है, एंड समवेयर अपस्ट्रीम है यूफ्रेट्स में, ठीक है. सो नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस कि एग्रीकल्चरली हम नहीं बोल सकते कि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया था, क्योंकि ये सदर्न प्लेन्स में नहीं थी. ओके, दिस एरिया. एंड अगर हम ये जो अपने पास मैप दिया हुआ है इसको ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग जो है वो समवेयर आसपास ही हम नोटिस करेंगे कि समवेयर नियर बाय ओनली बोथ ऑफ देम आर बीइंग कैरिड. तो कुछ जो कम्युनिटीज हैं किंगडम ऑफ मारी की, वो फार्मर्स भी थे और पेस्टोरलिस्ट भी थे, बट जो ज्यादातर पार्ट है इस एरिया का वहां पे क्या होती थी, मतलब ब्रीडिंग एंड हर्डिंग, जो पैस्चरिंग शीप एंड गोट्स होती थी. सो स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि मारी स्टैंड्स आउट नॉट ऑन द सदर्न प्लेन विथ इट्स हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, बट मच फर्दर ऊपर की तरफ अपस्ट्रीम ऑन यूफ्रेट्स. और हम ये जरूर देख सकते हैं अगर पूरे मेसोपोटामिया में देखें कि जनरली क्या होता है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है उसके आसपास ही क्या होता है, पेस्टोरलिस्ट एरिया होती है, ठीक है. पर तो यहाँ पे थोड़े एग्रीकल्चर भी थे और थोड़े पेस्टोरलिस्ट भी थे, पर ज्यादातर लोग क्या करते थे, पैस्चरिंग ऑफ शीप एंड गोट. अब क्या हुआ, अब हमें पता चल गया मेनली इनिशियली ऑक्यूपेशन क्या था. हर्डर्स जो होते हैं उनको क्या चाहिए, ऑब्वियसली वो जो भी एनिमल के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सचेंज करेंगे इन रिटर्न ऑफ समथिंग. तो जो हर्डर्स थे दे एक्चुअली एक्सचेंज इवन फ्यू यंग एनिमल्स, चीज, लेदर, मीट, जो ये एनिमल प्रोडक्ट्स है ये देके ये लोग फार्मर्स से क्या लेते थे, ग्रेन्स लेते थे, क्राफ्ट्समैन से मेटल के टूल्स लेते थे. ओके, तो ये इस तरीके से इनका सिस्टम चलता था, एक्सचेंज चलता था. एंड द मैन्योर ऑफ अ पेन फ्लोक इज आल्सो ऑफ ग्रेट यूज टू अ फार्मर. इसका मतलब क्या है, हमें पता है ऑब्वियसली उस समय तक केमिकल फर्टिलाइजर और ये सारी चीजें तो आई नहीं थी. सो जो एनिमल मैन्योर होता था विच वाज अवेलेबल फॉर द फार्मर्स एज गुड फर्टिलाइजर फॉर द सॉइल दैट वाज प्रेजेंट इन दैट एरिया. सो इसी से रिलेटेड ऑब्वियसली एज आई सेड कि ये लोग क्या करते थे, ये जो मैन्योर वगैरह है दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द जो हर्डर्स वगैरह थे, इनके जो एनिमल्स वाले थे वो वाले ये क्या करते थे, दे यूज टू एक्सचेंज दीज आल्सो, ठीक है. So this is basically relating to when we talk about कि क्या इनका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी या जो ये प्रोड्यूस करते थे ये किस तरीके से चेंज करते थे. तो सिमिलरली ये बोल रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे एक टर्म यूज है, इफ यू सी इन योर बुक द टर्म यूज्ड इज एंड द मैन्योर ऑफ अ पेन फ्लॉक. मतलब यहाँ पे बेसिकली एक तरीके का एफर्ट होता था बिटवीन द फार्मर्स एंड दीज हर्डर्स, जिसमें बेसिकली क्या करते थे ये लोग कि जो एक तरीके से एक दूसरे को समवेयर हेल्प करते थे इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग ईच अदर फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ वट एवर दे आर डीलिंग विद. मतलब फार्मर्स को ये लोग हेल्प कर देते थे और इन लोगों को जो हर्डर्स हैं उनको फार्मर्स ऑब्वियसली जो इन रिटर्न चीजें देते थे, ठीक है. नाउ अगर हम इसी को आगे और देखें कि ये लोग ये क्या करते थे, तो समटाइम्स ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था इनके बीच में.
व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कैसे होता था? सपोज एक शेफर्ड जो है वो अपने फ्लॉक ऑफ एनिमल्स को लेके जा रहा है, मे बी फॉर ड्रिंकिंग वाटर और किसी चीज के लिए, तो बीच में सपोज एक सोन फील्ड आ गई है, फील्ड जिसमें के एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो उसके बीच से अगर वो इतने सारे एनिमल्स गुजरेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर एरिया है उसका जो क्रॉप्स उगे हुए हैं वो थोड़े से खराब हो जाएंगे, यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो ऑब्वियसली अगर उनके क्रॉप्स खराब हो गए हैं तो वो लोग, द फार्मर्स विल बी एंग्री ऑन दिस। तो इससे रिलेटेड इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। हर्ड्समैन जो है, क्योंकि वो मोबाइल थे, क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे हमेशा, तो बहुत बार वो क्या करते थे, एग्रीकल्चरल विलेजेस वगैरह को बहुत बार रेड भी कर देते थे, अचानक से आते थे वहां पे और जो स्टोर फूड्स है ना उनको ले जाते थे for their own self and for feeding their animals and the other purposes. For their part जो सेटल ग्रुप्स थे, इसीलिए वो क्या करते थे, वो बहुत बार डिनाई कर देते थे पेस्टोरलिस्ट को कि इस रिवर के पास आप नहीं आ सकते हो, ना ही आप कनाल का वाटर यूज कर सकते हो इन एरियाज में, बिकॉज ऑब्वियसली उनको लगता था ये लोग देखे समझे बिना मूव करते हैं, हमारी ऑलरेडी जो फार्मिंग की वाली एरिया है वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उसके बाद ऑब्वियसली बहुत बार ये लोग अचानक से आके रेड भी कर देते हैं। So they try to restrict their movement by telling them कि इस रिवर से या इस कैनाल बॉर्डर से इस एरिया से आप नहीं कर सकते, वाटर जो है ले नहीं सकते हो, ना अपने एनिमल्स को लेके आ सकते हो फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इसीलिए हम देखेंगे कि जो मेसोपोटामियन की हिस्ट्री है ना, वहाँ पे ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज है इनकी इम्पोर्टेंस और एक हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जैसे है। अगर हम देखें थ्रू मेसोपोटामियन हिस्ट्री, जो नोमैडिक कम्युनिटीज है ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट filtered into the prosperous agricultural heartland, shepherds would bring their flocks into the sown area in the summer. Such groups would come in as herders, harvest laborers or hired soldiers and then become prosperous and settled. यानी सिंपल टर्म्स में जो पेस्टोरलिस्ट है वो बहुत बार अपनी ऑक्यूपेशन थोड़ा चेंज भी कर लेते थे। कैसे चेंज करते थे? वो आते थे बहुत बार ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चरल एरिया में है फॉर एक्सचेंज एंड अदर पर्पसेस। उसके बाद वो वहां पे बहुत बार ऐसे करते थे कि जो समर वाला टाइम है वहां पे दे वुड ब्रिंग बैक फ्लॉक्स इनटू सोन एरिया समर टाइम में, और विंटर में फिर से ऊपर चले जाते थे। कुछ इनमें से हर्डर्स थे जो बीच में यहाँ पे काम पे लग जाते थे, या तो हायर्ड लेबर के जैसे, या फिर हार्वेस्ट लेबरर्स के जैसे, या फिर सोल्जर्स के फॉर्म में काम करने के लिए भी वो लोग मान जाते थे। और फिर यहाँ सेटल होके कभी कभी क्या होते थे, ये लोग बहुत प्रॉस्पेरस हो जाते थे, तो फिर ये लोग यहीं पे लाइफ जीने लग जाते थे, और जो लाइफ ऑफ नोमैडिक वाला जो लाइफ है वो ये लोग अब कम प्रेफर करते थे। जो वो लोग जो प्रॉस्पर होके यहाँ सेटल हो जाते थे वो वाले हर्डर्स, ठीक है। बट धीरे धीरे इनमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत पावरफुल हो गए। ओके, सो व्हेन आई से कि ये लोग बहुत पावरफुल हो गए थे, आई मीन कि धीरे यहाँ सेटल होके मे बी वर्किंग एज अ सोल्जर, या फिर देन वर्किंग एज यू कैन से हायर लेबर, फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू करना, यहाँ पे एक सेटल लाइफ जीना और धीरे धीरे पावरफुल होना। ये कुछ जो हर्डर्स है उन्होंने ये एक बड़ा चेंज देखा था अपनी लाइफस्टाइल में, ठीक है। अब जब इन्होंने ये देख लिया तो एक और नया फेज आएगा इनके लाइफस्टाइल में, और इस एरिया जिसको हम मारी बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन सा बड़ा चेंज है। इनमें से कुछ जो है वो इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में लेके यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। और जो मेजर यहाँ के इस एरिया के रूलर्स हैं वो है अपने Akkadians, then we have Arnorites, Assyrians, Armenians। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे टाइप ऑफ हर्डर्स हैं वो जो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गए थे, बहुत पावरफुल हो गए थे, ठीक है। Akkadians,
असेरियंस हैं हमारे, आर्मेनियंस है, ठीक है, आर्मोराइट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे ग्रुप्स हैं जो बहुत पावरफुल हो गए। तो इस एरिया में हम देखेंगे कि अब ये जो किंग्स होते थे मारी के, जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे अलग अलग, वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट से अलग कपड़े पहनते थे, ठीक है। एंड बेसिकली ये समवेयर हम यहाँ पे इसीलिए पता चलता है हमें कि बहुत सारी चीजें इनकी थोड़ी सी अलग थी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ मारी। So the kings of Mari were basically these were the people who dressed differed, their way of dressing differed from that of original inhabitants, and who respected not only the gods of Mesopotamia but raised a temple at Mari for Dagon. अब ये लोग क्या करते थे, ऑब्वियसली यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोगों को रूल कर रहे हैं, थोड़ा अलग थे, बट ये यहाँ के कल्चर को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली अब रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं। जो मेसोपोटामिया के गॉड हैं उनको रिस्पेक्ट करने लग गए, बट साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्पल बनाने शुरू किए ऑफ द गॉड डेगन। अगर सबको याद हो, हमने पढ़ा था डेगन कौन होते हैं, बेसिकली जो हर्डर्स वगैरह और ये ग्रासलैंड्स के जो गॉड होते हैं, इनको ये लोग मानते थे जो गॉड ऑफ ड्रैगन, तो ऑब्वियसली गॉड ऑफ स्टेपी जो है। सो सिंपल टर्म से ऑब्वियसली इनकी तो इनिशियली लाइफस्टाइल सिर्फ ग्रासेस वगैरह पे डिपेंडेंट थी क्योंकि ये लोग पेस्टोरलिस्ट थे, तो ये जो अपने गॉड है उनके भी टेम्पल्स यहाँ पे बनाने लगे, ठीक है। मेसोपोटामियन सोसाइटी और कल्चर जो है ऑब्वियसली अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग एरिया से आके सेटल हो गए और डेवलप हुए हैं। तो इस सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस यही है कि पूरी सिविलाइजेशन जो है इसमें मिक्सचर ऑफ कल्चर्स थे, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, अलग अलग एरिया से आके सेटल हो गए, उन्होंने फाइनली अपना पावर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब हम अगर ये किंग्स ऑफ मारी से रिलेटेड ही और बात करें तो हम बोलेंगे ये लोग है ना, अब किंग्स ऑफ मारी जो बहुत विजिलेंट थे, विजिलेंट क्या होता है, बहुत ध्यान रखना, कॉशियस, और ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि देखो ठीक है कुछ पावरफुल बन गए जो हर्डर्स ही थे, पर हमेशा इनको यही डर लगा रहता था कि हर्डर्स यहाँ पे आते रहते हैं, अलग अलग जो ट्राइब्स के लोग आते रहते हैं फॉर देयर एनिमल्स एंड मे बी फॉर एक्सचेंजिंग थिंग्स, तो दे वर अलाउड टू मूव इनटू द किंगडम, पर उनके ऊपर एकदम ध्यान रखा जाता था कि क्या कर रहे हैं, कहीं ये वापस से कुछ प्रोटेस्ट तो नहीं करेंगे, कुछ लड़ाई तो नहीं करेंगे, कुछ रेडिंग वेडिंग तो नहीं करेंगे, इनके ऊपर पूरा एकदम बहुत स्ट्रिक्ट वॉच रखा जाता था दैट व्हाट दीज पीपल आर डूइंग, दे वर अलाउड टू एंटर द किंगडम बट दे वर ऑलवेज ट्रैक्ड, दे वर टेकन केयर ऑफ कि आखिर ये क्या करें, दे वर वॉच्ड, ओके। With that is why we say कि विजिलेंस था, विजिलेंट थे यहाँ पे। जो हर्डर्स के कैंप्स वगैरह सेटअप होते थे ना, उनके बारे में बहुत बार लिखा हुआ है जो हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, तो उसमें किंग्स और मिनिस्टर्स बात करते हुए या उनके चीजों के बारे में मतलब मेंशन करते हुए हमारे पास एविडेंसेस है। एक लेटर का जिसका मेंशन अपनी बुक में है वो पढ़ लेते हैं। एक लेटर में ये लिखा है कि an officer is basically writing to the king that उन्होंने देखा है कि रात को ये जो हर्डर्स वाले कैंप हैं ये लोग एक दूसरे को फायर सिग्नल्स भेजते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली सेंड करते हैं। तो ऑफिशियल राजा को बोलता है कि हमें सस्पेक्ट है, हमें ये एक तरीके से सस्पिशन है कि ये लोग शायद अटैक करने की या रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये रात को फायर सिग्नल के थ्रू बातें करते हैं, ठीक है, कि इस टाइम करना है, जो भी उनका तरीका उस हिसाब से वो करते हैं। सो दिस इज एज इफ इट इज मेंशन्ड, इसका मतलब ये चीजें होती थी वहां पे और ऐसे एक ऑफिसर ने राजा को बताया, इसका मतलब उनको ये काम दिया गया था कि आपको ध्यान रखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ओके। अब इसी अगर हम एरिया से रिलेटेड एज आई टोल्ड यू कि इट बिकेम प्रॉस्पेरस, उसके और रीजंस भी हम देख लेते हैं। ये जो एरिया है ये हमने देखा यूफ्रेट्स के अराउंड है। यूफ्रेट्स रिवर जो है एक प्राइम पोजीशन है फॉर ट्रेड, चाहे हम वुड की बात करें, चाहे हम कॉपर की बात करें, चाहे हम टिन की बात करें, इवन वाइन,
और बहुत सारे और गुड्स थे जो बेसिकली कैरी किए जाते थे बोट्स पे, हमने पढ़ा था यूफ्रेट्स रिवर के अलॉन्ग। और ट्रेडिंग होती कहाँ थी? बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ टर्की, सीरिया, लेबनान। ठीक है, तो ये जो हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज थी। और यूफ्रेट्स रिवर ऑब्वियसली एक बहुत इम्पोर्टेंट रूट था जिसके थ्रू सारी की सारी ट्रेडिंग होती थी इनटू वेरियस अदर एरियाज लाइक टर्की, सीरिया, लेबनान एक्सेट्रा। तो मारी एक हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जो कि डेवलप हुआ था बेसिकली इनटू एन अर्बन सेंटर, जिसका एक मेन रीजन ट्रेड भी था, क्योंकि जो भी सामान इस एरिया से निकलता था वो मारी पे स्टॉप होता था, रुकता था। और वहां से ऑब्वियसली वो लोग जब नेक्स्ट पे जाते थे तो उनको जब वो बीच में रुकते थे मारी में, तो ऑब्वियसली वहां पे वो लोग बहुत कुछ देखे जाते थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो चाहे ग्राइंडिंग स्टोन्स हो, वुड्स हो, वाइन हो, ऑयल जार्स हो, सारे के सारे जब भी मूव करते थे सदर्न सिटीज की तरफ तो बीच में मारी आता था। मारी एक स्टॉप था उनका जहाँ पे वो लोग रुकते थे। तो जो मारी के ऑफिशियल्स थे वो जाते थे वहां पे, कार्गो को इंस्पेक्ट करते थे कि क्या क्या चीजें हैं, कि जनरली उसके बेसिस पे वो उस पे चार्ज लेवी करते थे। मतलब सपोज एक रिवर बोट है जिसमें 300 वाइन जार्स है, वो देखेंगे दूसरे में किस टाइप की वुड अवेलेबल है, स्टोन है, ऑयल जार्स है, वाइन है, वॉट एवर इट इज, और फिर वो चार्ज करेंगे 1/10 ऑफ, जनरली क्या होता था 1/10 वैल्यू ऑफ द गुड्स। उतना चार्ज करके उनको उतने जो अमाउंट है वो दिया जाता था। एंड देन बिफोर अलाउइंग द बोट टू मूव डाउन, यानी उनको नीचे जब ऊपर से वो लोग मूव करना अपस्ट्रीम से स्टार्ट करते थे, मारी में रुकते थे, 1/10 पोर्शन उनको देते थे, 1/10 द वैल्यू ऑफ द गुड, और उसके बाद उसको वो क्या करते थे, देन ओनली दे अलाउड इट टू मूव डाउन स्टेयर्स। ठीक है, बार्ले एक स्पेशल ग्रेन था जो इन बोट्स में कैरी किया जाता था। इसके अलावा अपने पास बहुत सारे क्ले के और कॉपर के अपने पास टैबलेट्स अवेलेबल है, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि कॉपर कहाँ से लाया जाता था। बेसिकली लिखा हुआ है आइलैंड ऑफ सिप्रिस से, अलाशिया नाम लिखा हुआ है वहां पे। और टिन भी एक इम्पोर्टेंट आइटम था जिसको ट्रेड किया जाता था। ब्रॉन्ज हमें पता ही है यहाँ पे बनता था, एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल है, चाहे उससे वेपन्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे या और कोई क्राफ्ट आइटम। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन चीजों का ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। और ये जो किंगडम हम बोलते हैं हमारी, ये ना तो ऐसा नहीं है कि इनिशियली बहुत ज्यादा मिलिट्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग था, या हमने देखा बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरली भी प्रॉस्पेरस इतना ज्यादा नहीं था, बट फिर भी ये एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस था। Okay, as in one of the slide I have mentioned that it was a kind of royal city that developed, but royal city के साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी समझना चाहिए when we started to talk about all the cities, तो royal city के साथ साथ हमें royal city तो इसलिए भाई यहाँ पे kingdom वगैरह हो गए थे imperial, but यहाँ पे ये जरूर याद रखना ये भी एक center of trade था, और इसीलिए ये क्या है ज्यादा important हो गया। ओके, सो जस्ट डू रिमेम्बर यहाँ पे ट्रेड सेंटर ऑफ ट्रेड जो है उसके हिसाब से भी ये डेवलप हुआ अलॉन्ग विद जो पेस्टोरलिज्म और बाकी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस एरिया थी, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस वाज द एरिया which developed slowly and gradually from a pastoral city जिसको हम बोलते हैं to becoming a more important city, more prosperous city, and then obviously we know it is one of the most important site and city of the Mesopotamian civilization. सो विद दिस हमने मारी के बारे में पढ़ लिया है कि कैसे कहाँ लोकेशन है इसकी, हर्डर्स और फार्मर्स कैसे इसमें रिलेटेड थे, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट कैसे हुए, किंगडम्स कैसे यहाँ पे स्टार्ट हुए, विजिलेंट कैसे थे ये लोग, ट्रैक रखते थे कि क्या ये हर्डर्स आगे इनकी क्या प्लानिंग है, कहीं ये लोग अटैक तो नहीं कर रहे, उसके लिए
प्रॉपर ऑफिशियल्स थे जिनको अगर ऐसा कुछ सस्पिशन होता था वो प्रॉपरली किंग को बताते थे और फिर वो लोग आगे उससे रिलेटेड क्या ले लेते थे, स्टेप ले लेते थे। उसके बाद ये ट्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, यहीं से बहुत सारी चीजों का ट्रेड होता था और जब भी ट्रेड होता था तो बीच में लगभग 110 जो वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूसर वो रख लिया जाता था ऑफ द गुड जो है, और कॉपर होता था, बार्ले, एंड इसके साथ साथ अपने पास ब्रॉन्ज, टिन और बहुत सारे इवन ऑयल से रिलेटेड वुड, बहुत सारे स्टोन्स, इवन ग्राइंडिंग स्टोन्स वगैरह और बहुत सारे और ऐसे आइटम्स हैं जो यहाँ से ट्रेड होते थे एंड बिकॉज ऑफ विच इट बिकेम वेरी वेरी प्रॉस्परस. Okay, so with this we have understood clearly about the city of Mari. Now in our next class we will study more about this Mesopotamian civilization. We are left with a little part of the chapter. We'll try to obviously do it nicely and then finish it off. We'll study about this palace of king of Zimrilim at Mari. Okay, let us do one thing. Let us, because हम मारी की बात करते हैं तो ये पढ़ ही लेते हैं हम. If you all look at this palace that is shown in your book in page number 43, ये एक ऐसा पैलेस है जिसको अगर आप ध्यान से देखो to imagine that they built such a big palace at that time was really a remarkable thing. हम जब इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे रूम्स थे इसमें, इतना अच्छी तरीके से बना हुआ था एंड प्रॉपरली पेव्ड थे, बहुत सारे रूम्स थे, अलग से रूम्स थे जिसमें वॉल पेंटिंग्स थी, किचन के लिए अलग जगह थी एंड वेरी ब्यूटिफुली मेड. ठीक है, there is a full, you can say 2-page description that is given in your book, जिसमें प्रॉपर इसकी प्लानिंग भी हमें बताई गई है, प्रॉपर सिस्टम बताया गया है about which we will talk in detail. ठीक है, वैसे तो जो पैलेस ऑब्वियसली रॉयल फैमिली का पैलेस था, इवन यू विल नोटिस कि इसमें लोग दूर दूर से आते थे टू विजिट, कि मतलब ये इतना बड़ा पैलेस है तो लोग अलग से लेटर्स लिखवा के लाते थे कि हम किसी तरीके से उस एरिया के राजा से रिलेटेड है और हम आपके पैलेस को एक बार विजिट करना चाहते हैं. और जैसे इसमें मेंशन है अबाउट अ माइनर किंग फ्रॉम नॉर्थ सीरिया जो उधर से आए थे देखने के लिए. ये जो पैलेस था ये किंग ऑफ मारी का था जिनका नाम था जिम्रिलिम. ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुली मेड था और मतलब उसमें बहुत सारे रूम्स थे और अलग अलग वॉल पेंटिंग्स थी. 260 रूम्स थे, 2.4 हेक्टेयर्स तक ये फैला हुआ था और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था और ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड अवेलेबल वहां पे रहते थे, चाहे अपने ब्रेड हो, मीट, फिश, जितनी भी चीजें हैं, ऑल ऑफ देम वर अवेलेबल at this area. ठीक है, you can clearly basically understand about it. So इसका भी हम डिस्क्रिप्शन कल की क्लास में और डिटेल में कर लेंगे and after that then we will talk about the other parts of this chapter जिसमें हम कुछ और important चीजें पढ़ेंगे about the Mesopotamian civilization और उसके बाद then obviously we'll wind up with the chapter. Okay, so this is it for today. Whatever we have done today, if you have any doubt relating to the topics that we have covered, come back with your problems and we'll discuss and solve it. So now meet you all in the next class.